अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटर क्लास का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, जो कि मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में है। स्पेशली वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स करते हैं, करंट को पैमाइश करते हैं, ओहम को पैमाइश करते हैं, वोल्टेज को पैमाइश करते हैं, रेजिस्टेंस को पैमाइश करते हैं। इस तरह की डिवाइसेस जो है इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। हमारा आज जो पहला टॉपिक है वो है गैल्वानोमीटर के बारे में। गैल्वानोमीटर क्या है? गैल्वानोमीटर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही छोटे करंट को, बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर करने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि गैल्वानोमीटर इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट which is used to measure small current in a circuit। एक सर्किट के अंदर जो कम से कम करंट होता है उसको भी गैल्वानोमीटर जो है वो मेजर करने की सलाहियत रखता है। अगर गैल्वानोमीटर के बाहर वाली शेप को या उसके स्ट्रक्चर को देखें तो आपको उसमें एक स्केल नज़र आता है। उस स्केल के सेंटर में आपको एक पॉइंटर नज़र आएगा। यहाँ पर स्केल के बिल्कुल बीच में आपको ज़ीरो नज़र आएगा और इस तरफ भी नंबरिंग होगी जो 1 से स्टार्ट होगी और इस तरफ भी नंबरिंग होगी जो कि 1 से स्टार्ट होगी, यानी 1 2 3 4 या 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। एक्चुअली ये करंट की दो डिफरेंट डायरेक्शंस को शो कर रहा होता है। जब ये राइट साइड पर पॉइंटर मूव कर रहा होता है, ये वाला पॉइंटर जब ये राइट साइड पर पॉइंटर मूव कर रहा होता है तो हम कहते हैं करंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और जब वही करंट ज़ीरो से लेफ्ट साइड पर फ्लो का पॉइंटर जो है ज़ीरो से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा होता है तो हम कहते हैं कि करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। गैल्वानोमीटर में अमूमन नीचे आपको दो पॉइंट्स नज़र आते हैं जहां पर आप उसे करंट सप्लाई करते हैं। एक कनेक्शन के ऊपर पॉजिटिव लिखा होता है, दूसरे कनेक्शन के ऊपर नेगेटिव लिखा होता है। तो यहाँ से आप जस्ट जिस भी सर्किट का करंट मेजर करना चाहते हैं या जिस सर्किट का करंट डिटेक्ट करना चाहते हैं, जस्ट ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर से करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा, तो उसकी एक लीड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दूसरी लीड को आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अगर आपको इस पॉइंटर के अंदर किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो हो, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो हो, तो हम कहेंगे कि इस सर्किट के अंदर से करंट गुजर रहा है। तो लिहाजा गैल्वानोमीटर को हम करंट मेजर करने का काम तो बहुत ही कम लेते हैं, क्योंकि ये छोटे से छोटे करंट को मेजर करता है जिसकी अमूमन हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन गैल्वानोमीटर को ज़्यादा तौर पर हम करंट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, यानी किसी सर्किट के अंदर से करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा, ये मालूम करने के लिए हम गैल्वानोमीटर को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कौन से असूल पे काम करता है और इसकी जो अंदरूनी बनावट है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके जी, अब हम ये देखते हैं कि गैल्वानोमीटर के एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से हैं। या यूं देखते हैं कि गैल्वानोमीटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो गैल्वानोमीटर के जो एसेंशियल पार्ट हैं या उसमें जो मेन कंपोनेंट्स है, उसमें सबसे पहला हिस्सा है एक यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट है, जिसमें ये दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट होने के साथ साथ इसमें एक चीज़ और भी है कि इसके जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों के दोनों कनकेव हैं। कनकेव वर्ड का मतलब है ये अंदर की तरफ लगे हुए हैं। जिस तरह से हम कनकेव मिरर पढ़ते हैं या कन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं, उसमें एक होता है ना कनकेव मिरर, जैसे अंदर की तरफ होता है। तो आप देखें तो ये पोल्स भी अंदर की तरफ हैं, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं ये कनकेव मेल है, कनकेव पोल्स हैं। साथ साथ में
ये गोलाई पर भी मुश्तमिल है और गोलाई पर मुश्तमिल होने की वजह से हम इनको सिलिंड्रिकल पोल्स भी कहते हैं। यानी एक परमानेंट मैग्नेट इसका मेन कंपोनेंट हो गया जिसके कनकेव पोल्स हैं और सिलिंड्रिकल पोल्स हैं। दूसरा जो आपको इसमें हिस्सा नजर आ रहा होगा वो ये जो बड़ा सा हिस्सा मैंने बीच में बनाया है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये समझ लें कि ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे पहले इसके नीचे जो लेयर है वो है एक आयरन कोर। आयरन कोर ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ, ऐसे समझ लें ये सिलेंडर की तरह है, जिसके बीच में आपको एक थोड़ा सा गैप नजर आ रहा होगा जो मैंने बनाया हुआ है। इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर फिर एक फ्रेम लगा होता है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होता है। इस तरह से मैं दोनों साइड्स पे बना देता हूं। ये फ्रेम आमतौर पर एल्युमिनियम का बनाते हैं, जो कि क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, उसे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया सॉफ्ट आयरन कोर जो बिल्कुल अंदर वाला लेयर है, यानी तीन लेयर्स हैं। पहला लेयर जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर है जिसमें आपको ये गैप नज़र आ रहा होगा, यहाँ से भी गैप नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी गैप नज़र आ रहा है और पूरे का पूरा सिलेंडर है। उसके बाद इस आयरन कोर के ऊपर एक और फ्रेम लगा होता है जो कि आमतौर पर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का फ्रेम होता है, और इस फ्रेम के ऊपर कॉपर की वाइंडिंग की होती है, यानी एक कॉइल इसके ऊपर चढ़ी हुई होती है जो कि कॉपर की बनी होती है। ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये कॉपर की बनी हुई वाइंडिंग है, या यूँ समझ लें कॉपर की बनी हुई कॉइल है जो इस आयरन सिलेंडर के ऊपर जो फ्रेम रखा हुआ है उस फ्रेम के ऊपर चढ़ी हुई है। नीचे आयरन कोर है, उसके ऊपर फ्रेम है, उस फ्रेम के ऊपर जो है वो कॉपर कॉइल जो है वो लिपटी हुई है। अच्छा, इस कॉपर कॉइल की दो खुसूसियात हैं। पहली, ये एनामल है और दूसरी ये कॉपर कॉइल इंसुलेटिंग है। अब एनामल क्या होता है और इंसुलेटिंग कॉपर वायर से मुराद क्या? इंसुलेटिंग वर्ड तो आपने सुना हुआ है, लेकिन एनामल हो सकता हो कुछ बच्चों के लिए नया हो। ये एनामल यूँ समझ लें एक तरह की कोटिंग होती है जो इस कॉपर वायर के ऊपर चढ़ी हुई होती है। एक तरह की कोटिंग है जो कि इस कॉपर वायर के ऊपर चढ़ी हुई होती है, और इस कोटिंग का काम क्या होता है? इस कोटिंग का काम होता है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अच्छा, अब यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? जाहिर है कि हीट एनर्जी अगर पैदा हो जाए तो उसकी मदद से भी करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आ जाती है, और करंट के रास्ते में अगर रेजिस्टेंस आए तो करंट की जो असल पैमाइश होगी उसके अंदर फ़र्क आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर इस कॉपर वायर के ऊपर एक तरह की इंसुलेटिंग कर देते हैं, जिससे जो हीट एनर्जी होती है वो एनामल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, और कॉपर वायर जो होती है उसकी हीट एनर्जी जो है या उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ने नहीं पाती और रेजिस्टेंस पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से जो हमारे पास करंट की मेजरमेंट आती है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होती है। दूसरी बात ये होती है कि ये इंसुलेटिंग होती है, यानी इसके ऊपर दो लेयर्स होते हैं। एक लेयर एनामल लेयर है जिसका काम हीट को एब्जॉर्ब करना है, इसके ऊपर एक और लेयर भी चढ़ी होती है जिसको हम इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन इसे नॉन कंडक्टिंग बना देती है ताकि जब हम इसकी वाइंडिंग करें तो किसी तरह का शॉर्ट सर्किट वगैरह पैदा ना हो। तो इस तरह से ये सेंटर वाला हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी? एक तो फ्लैट कॉइल हो गई जो मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर चढ़ी हुई है और ये बहुत बारीक भी है, एनामल भी है, इंसुलेटिंग है और कॉपर की बनी हुई है। दूसरी क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है जो बिल्कुल नीचे वाली लेयर है, जो कि आयरन का बना हुआ एक तरह का सिलेंडर है। और तीसरी चीज़ कौन सी है? ये नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है। ये नॉन मैग्नेटिक फ्रेम आमतौर पर एल्युमिनियम का बना होता है, जिसके ऊपर जो आयरन कोर के ऊपर रखा हुआ है और आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग की हुई है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और भी नज़र आ रही होंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, यहाँ से ये जो आयरन कोर है, जाहिर है आयरन कोर है तो एक तरह की वायर है, उसके दो टर्मिनल होंगे। एक टर्मिनल ऊपर वाले कनेक्शन से जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल नीचे
एक पॉइंटर से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, ये समझ लें, ये जो कॉइल इसके ऊपर लिपटी हुई है उसका हिस्सा है, और ये हिस्सा एक स्पाइरल या स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होता है। ये स्पाइरल या स्प्रिंग क्यों लगाते हैं, इसका काम क्या है, जब हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसका काम क्या है। और इसी स्पाइरल के साथ एक लीड जुड़ी होती है जो कि करंट को सप्लाई करने का काम करती है, और इसी कॉइल का जो दूसरा सिरा होता है वो दूसरे टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, और इसी कॉइल के साथ एक पॉइंटर भी अटैच होता है, और ये वाला पॉइंटर क्या करता है, एक डायल के ऊपर मूव करता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो करंट का पता चल जाता है, डिटेक्शन हो जाती है कि इस सर्किट के अंदर से करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है, और साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि वो करंट कितना है। अच्छा जी, तो हमने ये भी समझ लिया कि इसमें एक पॉइंटर होता है, एक स्केल होता है, और एक स्पाइरल स्प्रिंग होता है। आई होप कि आपको इसके पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए। अब ये किस तरह से वर्क करता है और कैसे हम जो है इससे करंट को मेजर कर सकते हैं, उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब इसके पार्ट समझने के बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गैल्वानोमीटर किस तरह से वर्क करता है। एक मिनट देखें, गैल्वानोमीटर, मैंने इसका जो प्रिंसिपल है वो तो सबसे पहले इस टॉपिक के स्टार्ट में ही आपको समझा दिया था कि अगर एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, उसके अंदर से करंट गुजरेगा तो वो कॉइल जो है उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा और वो कॉइल जो है वो टर्न करेगी। यहाँ पर वही सेम असूल लागू होता है। जब इसके जो दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये किसी बैटरी के साथ हम फर्ज करें कनेक्ट कर देते हैं, या किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ जब इसे कनेक्ट करते हैं, जिस चीज के अंदर से हम करंट मेजर करना चाहते हैं या जिसका करंट डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसके साथ इन दोनों टर्मिनल्स को हम कनेक्ट करते हैं। जैसे ये दोनों टर्मिनल कनेक्ट होते हैं, क्या होता है, करंट जो है फ्लो करना शुरू करता है, और जैसे ही करंट पास करेगा इस कॉइल के अंदर से, अब करंट इस कॉइल के अंदर से पास होगा, और ये कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमने असूल क्या पढ़ा है कि जब कभी किसी कॉइल के अंदर से करंट मूव करेगा और वो कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई हो तो वो कॉइल क्या करेगी, टर्न करेगी। तो ये कॉइल जो है वो टर्न करेगी, घूमेगी, इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा, इस तरह से टर्न करेगी या दूसरी डायरेक्शन में टर्न कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ है। इसी कॉइल के साथ या इसी पूरे सिस्टम के साथ एक पॉइंटर अटैच है। तो जब ये कॉइल टर्न करेगी तो इसके साथ जो पॉइंटर अटैच है वो भी टर्न करेगा, और ये पॉइंटर जो गैल्वानोमीटर का बाहर वाला हिस्सा है जो हमें नजर आ रहा होता है, ये पॉइंटर उसके एक स्केल के ऊपर मूव कर रहा होता है। तो जब ये कॉइल टर्न करेगी ये पॉइंटर मूव करेगा, पॉइंटर मूव करेगा स्केल के ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे। हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर वन, अगर डिफ्लेक्शन पैदा होगी तो ये पता चल जाएगा कि इस सर्किट के अंदर से करंट पास हो रहा है। नंबर टू, उसकी मेजरमेंट कितनी होगी वो भी हमें पता चल जाएगा, पॉइंटर आकर कहीं ना कहीं रुक जाएगा। यहां पर एक सवाल पैदा होता है, करंट तो हम कंटिन्यूअसली गुजार रहे हैं, अगर कंटिन्यूअसली करंट गुजर रहा है तो इस कॉइल को भी तो लगातार कंटिन्यूअसली घूमना चाहिए। लेकिन अगर पॉइंटर, मिसाल के तौर पर ये पॉइंटर यहां से आकर इस जगह पर आकर रुक जाता है, अगर ये पॉइंटर रुक जाता है तो हमें क्या पता चलता है कि कॉइल ने टर्न करना बंद कर दिया है, कॉइल अब टर्न नहीं कर रही। अब अगर कॉइल टर्न नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, करंट तो अभी भी उसके अंदर से गुजर रहा है, हमने अभी तक उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया है, वो करंट अभी भी उसके अंदर से पास हो रहा है, तो उसे तो कंटिन्यूअसली घूमते रहना चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में घूमे चले। वो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है
तो इस कॉइल की रोटेशन भी चेंज होनी चाहिए, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो करंट को तो इस तरह से ऐसे जो पॉइंटर है उसको ऐसे वाइब्रेट करते रहना चाहिए, लेकिन ये एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। ऐसा क्यों है? एक्चुअली इस पॉइंटर को रोकने का काम ये स्पाइरल करता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्पाइरल है या स्प्रिंग है इसका काम क्या है और ये किस तरह से काम करता है। देखें, हुक्स लॉ में हमने एक चीज पढ़ी है फर्स्ट ईयर में कि जब कभी आप किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं, चाहे उसे स्ट्रेच करें चाहे उसे कंप्रेस करें, चाहे आप स्प्रिंग को ऐसे खींच लें चाहे आप उसे फोर्स लगाकर कंप्रेस करें, स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है। स्प्रिंग अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर स्प्रिंग के अंदर फोर्स इस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं तो स्प्रिंग क्या करेगा? एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या काम करता है? ये रीस्टोरिंग फोर्स शेप को, अपनी जो स्प्रिंग की ओरिजिनल शेप है उसको वापस लाने की कोशिश करता है। तो यही काम यहां पर ये स्पाइरल कर रहा होता है कि जब ये कॉइल टर्न कर रही होती है एग्जैक्टली उसी टाइम ये जो स्पाइरल होता है वो या तो स्ट्रेच हो रहा होता है, वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, या स्ट्रेच हो रहा होता है या कंप्रेस हो रहा होता है। जैसे जैसे इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस हो रहा होता है एग्जैक्टली इसके अंदर भी टार्क प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन ये वाला टार्क कहलाता है रीस्टोरिंग टार्क। ये वाला टार्क कहलाता है रीस्टोरिंग टार्क। और ये रीस्टोरिंग टार्क क्या कर रहा होता है? स्पाइरल की शेप को या स्प्रिंग की शेप को वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है। तो शुरू में तो ये पॉइंटर मूव करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये वाला टार्क इंक्रीज होता चला जाता है वैसे वैसे इसका जो रीस्टोरिंग टार्क है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये वाला टार्क जो कि कॉइल को रोटेट करवा रहा है और ये वाला टार्क जो कि रीस्टोरिंग टार्क है, जब ये दोनों टार्क्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये जो पॉइंटर है ये ना तो आगे मूव कर सकता है ना ही पीछे मूव कर सकता है, एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। यहां पर हमें उस मैक्सिमम करंट की मेजरमेंट मिल जाती है जो कि एक्चुअली उस सर्किट के अंदर से गुजर रहा होता है। ये होता है इस स्पाइरल का काम। चले मैं इसको लिख भी लेता हूं, आप नोट कर लें। वही पॉइंट जो मैंने आपको समझाया था वो मैंने अभी लिख लिया है। When coil rotates, spiral compresses or stays। जब कॉइल रोटेट करती है तो क्या होता है? ये जो स्पाइरल होता है या कंप्रेस होता है या स्ट्रेच होता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वो कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पर। हेंस रीस्टोरिंग टार्क इज प्रोड्यूस्ड। इस वजह से क्या होगा? रीस्टोरिंग टार्क पैदा होगा, यानी स्प्रिंग अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करेगा। एज टार्क इन द कॉइल इंक्रीजेस द रीस्टोरिंग टार्क आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे ये वाला टार्क जो इस कॉइल को रोटेट कर रहा है वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो स्पाइरल के अंदर रिस्टोरिंग टार्क पैदा हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा। एक पॉइंट, एक स्टेट ऐसी आएगी, स्टेट रीच इज बोथ टार्क्स बिकम इक्वल, जहां पर ये कॉइल का टार्क और रिस्टोरिंग टार्क दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। उस पॉइंट पर क्या होगा? द कॉइल स्टॉप्स रोटेटिंग। कॉइल रोटेट करना बंद कर देगी एंड द पॉइंटर आल्सो स्टॉप्स एट अ पर्टिकुलर रीडिंग ऑन द स्केल। और पॉइंटर भी एक रीडिंग पर आकर क्या करेगा? रुक जाएगा। जब पॉइंटर रीडिंग पे रुक जाएगा तो हम उसकी रीडिंग ले लेंगे। अच्छा जी, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गैल्वानोमीटर की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं या उसकी इक्वेशन क्या है।